मार्केट तो क्या टूट रहा है। दो तीन चीज़ें मैं आपको और बता दूं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में टेबल करते हुए रखी है। उन्होंने ये कहा है कि इस बार जीएसटी का भी असर देखने को मिल सकता है FY18 के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है कि 1 जुलाई से वित्त मंत्री ने खुद कहा है कि जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इंडस्ट्री और देश कितना तैयार है ये खैर पता लगेगा, लेकिन कॉशियस आउटलुक की बात की है FY18 में। जो जीडीपी के प्राइसिंग इस समय की है 6.75 से 7.5 के बीच में, इसमें जीएसटी वाला पैटर्न को भी जोड़ा गया है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो नोटबंदी, दूसरा ऑयल प्राइजेस और तीसरा जीएसटी। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार की प्राइसिंग जो रेंज दी है 6.75 वाली और उसके ऊपर 7.50 की रेंज, इसके अंदर डिस्काउंटिंग की गई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिस्कल गेन्स फ्रॉम द डीमोनेटाइजेशंस टू बी टेकन टाइम टू रिलीज, इसमें थोड़ा सा समय अभी लग सकता है। फिस्कल कंसोलिडेशन पे सरकार का फोकस जरूर होगा, ये एक बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल चैलेंजेस भी हैं, इसलिए इसको भी नोटिस किया गया है इसी बैंड विड्थ के अंदर जो कि 6.75 से 7.50 की है। तो चौथा पॉइंट आप और जोड़ सकते हैं जो सरकार ने नोटिस करवाया, वो ये करवाया कि आप ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देश को डीकपल होकर नहीं देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है सीन टू बी लोअर इन FY18 ड्यू टू नोट बैन। आप ब्याज में कुछ कमी देख सकते हैं FY18 के अंदर, क्योंकि नोट बैन भी हुआ, सरकारी पैसा काफ़ी बैंकों में पहुंचा है, तो ब्याज दरों में लेकर हो सकता है कुछ एक चीज़ें यहाँ पे और आती हुई दिखें। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बोली है, एक तो ऑयल प्राइजेस, दूसरा इसका शार्प डिक्लाइन देखने को, नोटबंदी का थोड़ा बहुत असर है, मार्केट कॉशियस रहेगा जीएसटी को लेकर, मार्केट कॉशियस रहेगा ग्लोबल सेंटिमेंट्स को लेकर, इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा लोअर डाउन हो सकता है, अलाउंसेस का थोड़ा सा प्रेशर होगा, जो गवर्नमेंट स्टाफ अलाउंसेस को दिए गए हैं उसका थोड़ा सा असर यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। और ये सभी चीज़ों के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कही है वो है मार्केट में कि ग्रोथ को लेकर जो मॉनिटरिंग ईजी है वो सरकार शायद थोड़ा सा उठाएगी। एक बार आपसे जानना चाहूँगा मिस्टर किशन, ये जो भी सरकार ने अनाउंसमेंट की है इसमें जीएसटी को एज ए कंसीडर किया है, कितने कैलकुलेशन समझे कि जीएसटी कितना प्रेशर बनाएगा जीडीपी पे, क्योंकि जो सरकार की अपनी रेंज है वो 6.75% की लोअर एंड पे आ गई है। तो थैंक यू को बोलो यार। देखिए जीएसटी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। अब इसमें क्या फिगर्स, क्या उनके पास कैलकुलेशन है, अभी उसकी कोई ऐसी पब्लिक नहीं है इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब सारे के सारे कंसोलिडेट करके रेट्स क्या, क्योंकि गवर्नमेंट पे आज काफ़ी प्रेशर है डिफरेंट एसोसिएशन से भी, जब उन्होंने 3 रेट रखे हैं तो उसमें भी एक बड़ा इशू है कि कौन सी कैटेगरी में इसको मतलब कौन सा 5% में, कौन सा 12, 18 और 22 में और 28 में जाएगा, क्या रेट्स रखते हैं, क्या प्रेशर्स आते हैं, और जो उसके बाद ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी काफ़ी डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन थोड़ी सी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इम्पैक्ट आया है। जैसे मैं आपको कह रहा था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अप करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग को अप करने के लिए जब हम देखते हैं कि चाइना के अंदर भी अभी आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट है, और उधर से यूएस बड़े स्ट्रांगली कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट सारी अमेरिका में करो, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करो, तो उस बेसिस पे इमर्जिंग मार्केट इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए जीएसटी में सिंप्लीफिकेशन की एक ही रेट करेंगे और लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट बीइंग ए फर्स्ट ईयर जनरली जहाँ भी जीएसटी इंट्रोड्यूस होता है ये एक इम्पैक्ट आता है कि मेस जरूर क्रिएट होता है। अब उसका क्या इम्पैक्ट फाइनेंशियल पड़ेगा वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास फिगर होंगी, लेकिन इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, लेकिन इस बीच 2-3 अच्छी चीज़ें भी आपको बताते हैं। एक, अर्थव्यवस्था में बाकी एशियाई अर्थव्यवस्था के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की उम्मीद लगाई जा रही है। जीएसटी 2 इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा आउटलुक को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जीएसटी के फ़ायदे ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक कंसर्न कमोडिटी प्राइसेस हैं। ऑयल प्राइसेस में जिस तरह का एक स्पाइक आया है, उस स्पाइक से जीडीपी की ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, 6.75 से 7.2 जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया जा रहा है FY18 के लिए, उस प्रोजेक्शन में थोड़ा सा एक और सेटबैक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये एक और ऐसी बड़ी चीज़ है जिसको बाजार नोटिस करने की कोशिश करेगा। लेकिन बाकी कमोडिटी प्राइस का जो एक बढ़त आई है उसका इम्पैक्ट भी स्पेशली जीडीपी के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निपुण, मार्केट ने अब तक, बैंकिंग ने स्पेशली ये चीज़ डिस्काउंट नहीं की थी कि कमोडिटी प्राइसेस की स्पाइक की वजह से शायद जो आउटलुक है वो और ज़्यादा हिट हो सकता है। अब तक सिर्फ डीमोनेटाइजेशन को ही डिस्काउंट किया गया था। पहली चीज़ तो क्या बाजार इसको अब डिस्काउंट करेगा? दूसरी चीज़, क्या जिस तरह से क्रूड के अंदर तेज़ी बढ़ रही है या कमोडिटी कीमतों में बढ़ रही है तेज़ी, बैंकों के लिए एक नए सेट ऑफ एनपीएस खड़े होने की तैयारी में? Sumit, I could not hear the latter part of the question. कि अगर जैसा क्रूड में तेजी है निपुण मार्केट्स में, क्या बैंकों के लिए नए सेट ऑफ एनपीएस क्रिएट होने की उम्मीद लगा सकते हैं हम?
Well, I would not entirely think so. I think crude oil prices बढ़ते हैं, उसकी वजह से एक सर्टन कमोडिटी प्राइसेस पे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होता है तो उससे एक बैंकिंग सेक्टर पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है वो एक सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसे नेगेट कर देता है या शायद उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है. सो आई थिंक बट द पॉइंट दैट यू रेज इज़ वेरी क्रिटिकल. आई थिंक एनपीएस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, रहने की ज़रूरत है, और इसी वजह से जो प्रेशर पीएसयू बैंक्स पे कॉन्स्टेंटली बना रहा है वो जब तक इसमें एक विजिबल टर्न अराउंड नहीं होता है एनपीएस में, इनफैक्ट कंसर्न्स कमोडिटी प्राइसेस की बढ़ते हैं, उसकी वजह से कंसर्न्स अगर बढ़ जाते हैं तो इट विल सर्टनली एक्ट एज अ प्रेशर अनलेस की ऑल्टरनेटिवली एसेट क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो जाती है. सो आई थिंक इट विल डेफिनेटली एक्ट एज प्रेशर ऑन द पीएसयू बैंक्स पर्टिकुलरली, और आगे जाके जो स्पेसिफिकली रिटेल फोकस्ड बैंक्स हैं जो हाउसिंग फोकस्ड या हाउसिंग के लेंडिंग हाउसिंग की तरफ लेंडिंग करते हैं या फिर रिटेल लेंडिंग करते हैं, उन पे या उसकी वजह से जो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स जो ज़्यादा उन्हें मिल सकती हैं वैसी बैंक्स पे शायद ज़्यादा अभी भी आगे जाके फोकस होगा, एज अपोज टू बैंक्स जो कॉन्स्टेंटली कॉर्पोरेट सेक्टर के लोन्स पे फोकस कर रही हैं, एसएमईज पे फोकस कर रही हैं, और जिसकी वजह से उनके एसेट क्वालिटी पर ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है. इस बीच आप मार्केट में देखिए और बैंकिंग स्टॉक्स देखिए स्पेशली, उसके अंदर एक सडन स्पाइक आने वाला दिख रहा है आपको, और आईसीआईसीआई बैंक तो इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पे आ चुका है. कुछ एक सरकारी बैंक भी निचले स्तरों से रिकवर कर रहे हैं. इकोनॉमिक सर्वे का जो असर है वो धीरे धीरे अब डिस्काउंट होता दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो फाइन ट्यून्स आ रही हैं, हालांकि सेशन तो पूरे दिन भर के लिए अब स्थगित हो ही गया है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो टेबल किया गया उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली गई है कि सरकार को पॉलिसी सपोर्ट की समय जरूरत, पॉलिसी सपोर्ट देनी होगी, क्योंकि FY18 में अगर जीडीपी को अपर एंड पे जो एक रेंज दी गई है 6.75 से 7.5 वाली, इस पे अपर एंड पे जाना है तो पॉलिसी सपोर्ट चाहिए. ये पॉलिसी सपोर्ट आपको कल यानी कि सिर्फ 24 घंटे बाद भी आती हुई दिख सकती है. शायद मार्केट इस पे नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंस देगा. और एक जो लोअर इंटरेस्ट रेट का पॉइंट है, ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्लियरली आया है कि ब्याज दरें आगे चल के कम होने वाली हैं, जिसके मैं उम्मीद कर रहे थे कि शायद हो सकता है RBI ना बोले, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ये बात रख रहा है. इसलिए आप देखिए इंटरेस्ट से सेंसिटिव काउंटर्स भी आपको ऊपर आते हुए दिखेंगे. स्पेशली आप बजाज ऑटो देखिए या ऑटो के साथ रियल एस्टेट काउंटर्स भी देखेंगे, इनके अंदर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया. इसके नतीजे भी आए हैं बजाज ऑटो के, उसका रिफ्लेक्शन पे बैक टू बैक है. और एक और बात जो इकोनॉमिक सर्वे में बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो थी ग्लोबल डिमांड, क्योंकि डिमांड के आसपास से सब कुछ घूम रहा है. ग्लोबल डिमांड को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहेगा FY18, पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई है, तो इस पर भी ध्यान देने की बात होगी. मेरे साथ गौरव वल्लभ भी है. एक चीज़ और बोली गई है कि प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है फर्टिलाइजर कंपनीज को, सिविल एविएशन को और बैंकिंग सेक्टर को. कुछ और प्राइवेटाइजेशन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है इन तीनों स्पेस के अंदर. तो सरकारी जितनी फर्टिलाइजर कंपनी जैसे कि RCF और NFL जैसी जो कंपनियां उनके ऊपर इम्पैक्ट, सिविल एविएशन में नॉन लिस्टेड प्लेयर्स जो है वो शायद लिस्ट होते हुए दिखाई पड़े. बिल्कुल. और उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जो कंपनियां अब तक जिनमें सरकारी हिस्सेदारी है शायद वो बिके और प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो बढ़ता हुआ दिखाई पड़े. ये शायद इस चीज को भी बाजार अब रीड करने की कोशिश. वैसे भी फर्टिलाइजर पे DBT का बस तो था ही कि सरकार हो सकता है DBT इसमें भी करे. इसके और क्लैरिफिकेशन मिस्टर सोमपाल शास्त्री से हम समझेंगे, लेकिन गौरव एक आखिरी सवाल होगा इनफैक्ट आपसे, क्योंकि GDP का प्रोजेक्शन तो आ चुका है FY18 के लिए 7% से नीचे है, लेकिन जो पॉलिसी सपोर्ट की बात इस बार बोल रहे हैं और इंटरेस्ट रेट की बात बोल रहे हैं, इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? इकोनॉमी के लिए कैसे चलेंगे दोनों, क्योंकि पॉलिसी सपोर्ट भी करनी पड़ेगी और ब्याज भी आपको कम रखना है. देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि ये जो GDP का आंकड़ा है, इसमें ऑयल प्राइसेस की रेंज क्या मानी गई है. वास्तव में ऑयल प्राइसेस उस रेंज में है कि नहीं. अगर ये ऑयल प्राइसेस 55 से $60 पर बैरल पे ये आंकड़े आए हैं तो वो रेंज रहती कि नहीं, पहला बात. दूसरी बात, आज बैंक्स आफ्टर डिमोनेटाइजेशन कासा डिपॉजिट से फुल है और अब उनके पास क्रेडिट ही नहीं है. क्रेडिट, द डिमांड ऑफ द क्रेडिट है वो निरंतर रूप से गिरी हुई है. प्राइवेट जो क्रेडिट है जो कि ज़्यादा होना चाहिए था, आज इकोनॉमी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से घूम रही है. जब तक इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का फ्यूल नहीं जाएगा तो पॉलिसी सपोर्ट कैसे आएगा. तो एक तो ये बात. दूसरा ये बात कि कल ये इस इकोनॉमिक सर्वे से एक चीज़ फाइन ट्यून हो गई है कि कल
मैसिव मोनेटाइजेशन होगा अनयूज्ड प्रॉपर्टीज का, क्योंकि सरकार कल अपनी अन्य स्रोतों से आय को बढ़ाने वाली है। क्योंकि अब ये टैक्स में मेजर कंसेशंस मुझे नहीं लगता कि 6.25% की ग्रोथ से मिलने वाले हैं। या अब आप देखिए कि आज एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स भी है, जो मोटा मोटी एक्साइज ड्यूटी 3.5 लाख करोड़ के आसपास कलेक्शन है, सर्विस टैक्स 2.25 लाख करोड़, तो लगभग ये 6 लाख करोड़ के आसपास जिसको जीएसटी सब्स्टिट्यूट करेगी। अब ये 6 लाख करोड़ में एक्साइज ड्यूटी में अगर हम देखें तो 80% आता है पेट्रोल प्रोडक्ट्स, जिसमें जीएसटी है ही नहीं। तो ये एक बड़ा एक रोचक तथ्य है, इसकी फाइन ट्यून्स देखनी पड़ेगी कि ये 6.25% किस एजम्पशंस पे है, कितने परसेंट सर्विसेज को उन्होंने माना है, कितने परसेंट सर्विस ग्रोथ माना है। फिर सरकार को जो अपनी मौजूदा स्कीम्स है, भले ही वो मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप हो, उनमें एलोकेशन या तो उतना ही रखना है या बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो कल मुझे लग रहा है एक तो अन्य स्रोतों से आय बढ़ेगी, दूसरा फिस्कल डेफिसिट का जो 3% का टारगेट है वो कल सरकार पूरा नहीं रखने वाली। ये फिस्कल प्रूडेंस पे थोड़ा सा अपने आर्म्स को इंडिपेंडेंट करेगी। मुझे लगता है 3.4%, 3.3% के बीच फिस्कल डेफिसिट रहेगा, जिससे कि इन योजनाओं पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सके। जी रादर एक और यहाँ पे अपडेट है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम एंड ऑल्टरनेटिव टू प्लेथोरा ऑफ स्टेट सब्सिडीज फॉर पॉवर्टी एलिवेशन है, पॉवर्टी को दूर करने के लिए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को भी लागू करने की बातचीत की गई। और ये भी कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम प्रपोजल जो है उसका 4 से 5% ऑफ जीडीपी इसका कॉस्ट भी बैठेगा। तो ये एक और अपडेट। और रादर ये एक एम्बेड की रिपोर्ट में बात भी कही गई थी कि इस तरह की स्कीम का इंट्रोडक्शन हो सकता है इस बजट के अंदर होता हुआ दिखाई पड़े। और रादर जी इसमें एक छोटी सी टिप्पणी कि हम जब देखते हैं कि विश्व के 10 लोग विश्व की आधी संपत्ति या आधे वेल्थ के मालिक है, तो ये सब सोशली भी जरूरी है कि यूनिवर्सली हमारी एक बेसिक इनकम हो और वो सपोर्ट स्कीम पे हम उसको आगे लाए। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी है इकोनॉमीज में, अमेरिका हो या चीन हो या भारत हो, तो इसको पाटने के लिए भी इन तरह की स्कीम्स की जरूरत है। बिल्कुल गौरव जी, शुक्रिया खैर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपने काफ़ी अहम राय रखी। लेकिन इस बीच में एक और आंकड़ा आपको दिखाना चाहूँगा, वो लेदर से जुड़ी हुई कंपनीज का, क्योंकि इसी इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि चाइना जो हमारा एक मेजर कॉम्पिटिटर था लेदर एक्सपोर्ट्स को लेकर, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम हुई है, यानी कि उसका जो मुकाबला है भारत के लिए वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है। तो हो सकता है, क्योंकि इस बार आपको पहले से पता है कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर और बजट के अंदर फिर से एक्सपेक्टेड था कि लेदर इंडस्ट्रीज़ को लेकर कुछ एक बूस्ट मिलेगा, वो इस खबर को बेस बना के दिया जा सकता है। तो लेदर एक्सपोर्ट को लेकर कुछ एक फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है बजट के अंदर, ये आप तैयारी करके चलें। इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिकेट किया कि थोड़ा कंपटीशन यहाँ पे कम हुआ है चाइना से, तो फ़ायदा यहाँ पे आपको आता हुआ दिखेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इकोनॉमिक सर्वे में आई है, वो ब्याज दरों को लेकर है। मैं बार बार आपके सामने इसलिए वर्ड रख रहा हूँ क्योंकि ब्याज दरों का इम्पैक्ट पूरे ग्रोथ साइकिल पे पड़ता हुआ दिखेगा, ना केवल बैंक पे बल्कि पूरे ही ग्रोथ साइकिल पे पड़ता हुआ दिखेगा। इस बीच घाटे से मुनाफे में सिंडिकेट बैंक के नंबर्स भी आ गए हैं, ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन इसकी ग्रॉस एनपी अगर आप देखेंगे तो 7.72 से जो पहले के क्वार्टर्स के थे अब आए हैं 8.69%। घाटे से मुनाफे में तो आई, लेकिन अभी भी जो ग्रॉस एनपीएज हैं वो 8% की रेंज में और नेट एनपीए करीब 5.5% की रेंज में है, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीएज बढ़ने की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर में ज़रूर आते हुए दिख रहे हैं। निपुण ने सरकारी बैंक्स को लेकर क्या करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिकेट किया कि FY18 के अंदर ब्याज दरें कम रहेगा। तो अगर ब्याज दर में कटौती होती है, और ये ज़्यादा ऑब्वियसली रिजर्व बैंक पे निर्भर है कि ब्याज में किस तरह से कटौती होती है, और ये ऑब्वियसली इन्फ्लेशन रिलेटेड है। लेकिन फिर से यही सवाल जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तभी यही सवाल आएगा कि फोकस इन्फ्लेशन पे होना चाहिए या ग्रोथ पे होना चाहिए। अगर ग्रोथ पे फोकस होता तो शायद हम ब्याज में और भी कटौती देखते और ज़्यादा तेज़ी से कटौती देखते, लेकिन ग्रोथ पे इतना फोकस ऑब्वियसली नहीं हो रहा है। और इन्फ्लेशन पे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है, ऑब्वियसली ब्याज में कटौती होगी और इससे
एक एलाइड बेनिफिट्स नॉट जस्ट रेट सेंसिटिव्स पे आएगा, बैंक सेक्टर पे भी आएगा। उनकी लेंडिंग उससे इंप्रूव हो सकती है, बढ़ सकती है। क्रेडिट ग्रोथ जो स्टैग्नेट हुआ है उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। जो पुराने लोन्स हैं उनमें अगर रिकैलिब्रेशन होता है उसकी वजह से कम एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। सो एक लोअर इंटरेस्ट रेट के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट कितनी ब्याज में कटौती होती है और कितनी तेजी से होती है ये भी देखना जरूरी है। इस पे भी काफी निर्भर करेगा। एक ब्रॉड अनाउंसमेंट कर देने से, इंडिकेशन देने से इसमें एग्जैक्टली एक टेम्पररी सेंटिमेंट बूस्ट होता है, लेकिन उसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है यह भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा एज फार एज रिजर्व बैंक इज कंसर्न।